कल हमने आपके साथ कुछ बातें पढ़ी थी। हमने आपसे कहा कि देखो इंड AS 23 है जो कि बात करता है बोरिंग कॉस्ट की, जो कहता है बोरिंग कॉस्ट को हम या तो कैपिटलाइज करते हैं विद क्वालिफाइंग एसेट, नहीं तो बोरिंग कॉस्ट को हम P&L में राइट ऑफ कर देते हैं, नहीं तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। कैपिटलाइज करने के पीछे का कारण क्या था कि जब आप अपने एसेट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं या आप उसकी एक्विजिशन कर रहे हैं, तो कहता है आपको उसके अंदर हो सकता है कि कुछ बेनिफिट हो रहा हो, क्योंकि जब आप उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा सा हमको सस्ता पड़ जाता है। बट चूंकि हमारे पास कंस्ट्रक्शन का समय है, हमको कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगता है, तो हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आते ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन के दौरान आप उस बिल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं? प्रयोग आप नहीं कर सकते। क्या हमारे पास बोरिंग कॉस्ट पड़ती है? क्योंकि आपने उधार मांग रखा है तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बोरिंग कॉस्ट पड़ती है। तो वो कहता है जब आपको कॉस्ट तो पड़ती है पर बेनिफिट नहीं आते, नो इकोनॉमिक बेनिफिट, तो कहता है इन्हें मैच नहीं कर सकते, नॉट मैचिंग। तो वो कहता है इन्हें मैच कर देना चाहिए कि इस बोरिंग कॉस्ट को इस बेनिफिट के साथ मैच कर देना चाहिए। इस वजह से वो कहता है हेंस हमें कैपिटलाइजेशन करनी चाहिए। और इसमें एक बात विशेष आ जाती है कि अगर आपके पास जो क्वालिफाइंग एसेट है वो पहले ही रिकवरेबल अमाउंट पर है या मैं कहूं फेयर वैल्यू पर है, देन कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, देन कैपिटलाइजेशन नॉट पॉसिबल। और आप अगर कर भी देंगे तो अदरवाइज इंपेयर करना पड़ जाएगा। अगर आप कर देंगे तो हम उसको क्या करेंगे, हम अपने एसेट को इंपेयर भी करेंगे। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर यह बना हुआ है। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है उसका मीनिंग बताता है हमारा ये स्टैंडर्ड। तो उसके मीनिंग में वो कहता है इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड चार्जेस। जो अदर रिलेटेड चार्जेस हैं वो कहता है ये हमारे पास इसमें आते हैं अदर रिलेटेड चार्जेस। तो जब वो बोलता है किसके कनेक्शन में, इन कनेक्शन, जो हमने इनकर कर दिया इन कनेक्शन विद बोरोड फंड, जो बोरोड फंड के कनेक्शन में हमने खर्च कर दिया। बोरोड फंड क्या होते हैं? ये वो है जो आपका अदर देन इक्विटी है। इसका मतलब आपकी जो लायबिलिटी नहीं है, अदर देन इक्विटी है, तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि हमारी लायबिलिटीज आती हैं। जब बोला जाता है इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड चार्जेस तो इसमें तीन चीजें ली जाती हैं। एक तो आता है हमारे पास जो हमारा इंटरेस्ट है कैलकुलेटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड गिवन बाय इंड AS 10 एंड 9। इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है फाइनेंस चार्जेस अंडर इंड AS 116, या इसमें कभी कभी एक्सचेंज डिफरेंस भी आता है। जो एक्सचेंज डिफरेंस है ये हमने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया है। तो यानी एक्सचेंज डिफरेंस भी कभी कभी हमारे पास अपना बोरिंग कॉस्ट बन जाती है। फिर हमने आपसे कहा कि ये जो इन बोरिंग कॉस्ट है ये किसके लिए होनी चाहिए? बोरिंग कॉस्ट जो इनकर करते हैं हम लोग, किसके लिए? ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स। अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए हम बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हैं, क्वालिफाइंग एसेट का क्या करना है? ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, हम उसी को उसी को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। तो सवाल उठता है क्वालिफाइंग एसेट क्या होते हैं? क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर गेटिंग रेडी फॉर इंटेंडेड यूज या सेल, यानी जो तैयार होने के लिए अच्छा खासा टाइम लेते हैं। कितना टाइम माना जाता है इसके अंदर? हम मानते हैं सब्सटेंशियल टाइम को 12 मंथ्स और मोर। हालांकि आप अपने एग्जाम में कोई भी टाइम हो तो मान लेना कि वो सब्सटेंशियल ही होता होगा। तो हमने इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। हमने कहा बिल्डिंग्स हो सकती हैं, डैम हो सकते हैं, रोड हो सकती हैं, बड़े बड़े प्लांट हो सकते हैं, शिप हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो सकते हैं,
और क्या नहीं होता, और इवन वाइन हो सकती है, और क्या नहीं है, नॉट क्वालिफाइंग। तो मैंने कहा इसमें वर्किंग कैपिटल जो है वो इसमें नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, नॉर्मल इन्वेंट्री जो रूटीन में मैन्युफैक्चर की जाती है वो इसमें नहीं आती है। तो हमने कहा ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था। अब सवाल उठता है हाउ टू कैलकुलेट इट, हम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। बोरिंग कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं। दो तरह की बोरिंग कॉस्ट मैंने बताई थी, एक तो होती है जो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट है और दूसरी होती है जो जनरल बोरिंग कॉस्ट है। तो जो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट है उसका मैंने क्या आपको बताया था, मैंने कहा आप पहले उसे कैलकुलेट करो कि कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने कितनी बोरिंग कॉस्ट लगा दी, लेस कर दो इसमें से। क्या लेस करोगे इसके अंदर से, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आ गई, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आ गई जो कि हमारे पास बोरिंग कॉस्ट के उन फंड्स के ऊपर है तो हम उसको लेस कर देंगे। लेकिन जब जनरल बोरिंग की बात आई थी तो हमने कुछ और कहा, हमने कहा आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज एक्सपेंडिचर, कि आपको अपने पास एवरेज एक्सपेंडिचर को पहले ढूंढना पड़ेगा कि आपका एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, और फिर उसके बाद आपको एक और भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो है कैपिटलाइजेशन रेट्स। और कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला जाएगा, कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए आप अपने पास देखेंगे कि आपकी बोरिंग कॉस्ट कितनी आई डिवाइडेड बाय आपके एवरेज बोरोड फंड्स कितने थे, आप उसको रेट निकाल देंगे। और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज क्या होगी, एवरेज एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट। ये मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये अमाउंट निकल कर आता है। अभी हमारे पास कुछ चीजें बचती हैं। क्या बचती हैं, मेरे पास एक थ्योरेटिकल डिस्कशन बचता है और एक मेरे पास एक्सचेंज डिफरेंस का पॉइंट बचता है। ये दो बातें बचती हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैंने इसका एक छोटा वीडियो बना दिया ताकि आपको ये चर्चा बाद में रिवाइज करने में आसान हो।